हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। तो ये मेरा यूट्यूब पर 12वां वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम जो पिछला चैप्टर में विद्युत पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी, जो पिछला चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे, विद्युत पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी। जो हम लोग पिछला चैप्टर में ये जो पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे विद्युत, तो वो तो हमको पिछला वीडियो में समाप्त हो गया था। अब समाप्त होने के बाद हम इस वीडियो में आपको उस जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, तो इस चैप्टर से संबंधित जो जितना मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना समय को देरी किए हुए चलते हैं हम वीडियो पर, क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इलेक्ट्रिसिटी से है, चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से है। देखिए विद्युत, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जब कांच की छड़ की रेसियम से रगड़ा जाता है तो छड़ मतलब क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है कि धन आवेशित हो जाता है, उदासीन रहता है कि पहले ऋण आवेशित होता है पहले धन आवेशित। तो समझिए ध्यान से। मान लीजिए ये कांच के छड़ है, ये कांच के छड़ है और इस कांच के छड़ को हम लोग अगर रेशम से, क्या चीज़, तो रेशम के चाहे धागा हो चाहे कुछ भी हो, उससे अगर हम इस कांच के छड़ को रगड़ेंगे ना तो क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि जैसे हम कांच को छड़ को, अगर हम ये जो कांच का छड़ है, देखिए ये कांच का छड़ है, इस कांच के छड़ को अगर हम क्या चीज़ से रगड़ेंगे, अगर इस कांच के छड़ को हम लोग रेशम से रगड़ेंगे तो वो कांच का छड़ जो है ना, इस पर आवेश आ जाएगा। और कैसा आवेश आएगा, तो इस पर धन आवेश आएगा। कैसा आवेश आएगा, धन आवेश। ये कांच का छड़ है, अगर इसको हम रगड़ेंगे तो इस पर कैसा आवेश आएगा, तो इस पर धन आवेश आ जाएगा। तो देखो भाई, जैसा कि हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको फिगर, देखो यहाँ पर फिगर देखो, ये जो है ना यहाँ पर कांच का रॉड है, देखो ये लिखा हुआ ग्लास रॉड, ये कांच का रॉड है और इस कांच के रॉड को हम लोग क्या चीज़ से रगड़ रहे हैं, देखो इससे रगड़ रहे हैं, यही रेशम का कपड़ा, देखो ये रेशम से, ये रेशम इससे रगड़ रहे हैं। और जैसे हम इसको रगड़ रहे हैं तो इसमें घर्षण उत्पन्न हो रहा है, ठीक ना। तो घर्षण उत्पन्न हो रहा है तो क्या होगा उसके बाद, तो जैसे ही घर्षण उत्पन्न होगा ना, तो ये जो कांच का रॉड है देखो, इसको जब कपड़ा हटाएं तो इस पर कैसा आवेश आ गया, तो धन आवेश आ गया। कैसा आवेश आ गया, धन आवेश। बस यही समझना था हम लोग को कि धन आवेश आ जाता है। तो ये बात को याद रखना है कि जब कांच के छड़ को हम लोग क्या चीज़ से रगड़ते हैं, हम लोग रेशम से रगड़ते हैं ना, तो उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, धन आवेश। और ये कपड़ा है उस पर कैसा आवेश रहता है, तो ऋण आवेश आ जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस चीज़ पर निर्भर रहता है। जैसे कोई आवेशित चालक है और उस आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ रहता है, मतलब आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है। देखिए यहाँ पर आंतरिक पृष्ठ पर रहता है कि बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कि कुछ आंतरिक पृष्ठ व कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, या सभी सत्य हैं। मतलब कह रहा है कि आप बताइए कि क्या आंतरिक पृष्ठ पर रहता है या बाहरी पृष्ठ पर रहता है, या कुछ अंदर रहता है और कुछ बाहर, या सभी इनमें से सही है, 1 2 3 तीनों सही है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। याद रखिएगा आप लोग कि जब किसी भी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश के बारे में पूछे ना, तो याद रखिएगा कि उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। जैसा भी हम लोग फिगर देखे थे यहाँ पर, देखिए यहाँ फिगर देखे थे, तो ये आवेशित चालक है आपका, ये क्या है, आवेशित चालक। देखिए हाईलाइट कर देते हैं, ये आवेशित चालक है, ये जो है ये आवेशित चालक है। अब इस आवेशित चालक के संपूर्ण पृष्ठ मतलब बाहरी पृष्ठ पर क्या है, आवेश है। ऐसा थोड़ा नहीं कि इसका आंतरिक पृष्ठ पर नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि बाहरी पृष्ठ पर रहता है। आंसर बी, कहाँ रहता है, तो बाहरी पृष्ठ पर रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए कह रहा है कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। देखिए कह रहा है कि जो दो विद्युत आवेश है ना, उनके बीच लगने वाले बल क्या चीज़ से संबंधित है। तो याद रखिएगा इक्वेशन पढ़ना है क्लास 12 में, क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना। क्लास 12 के जो फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे ना, क्लास 12 के फिजिक्स, उसमें चैप्टर 1 में पढ़ना है।
चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है, यही बात पढ़ना है कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किससे संबंधित है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कूलॉम के नियम से। किससे होगा? कूलॉम के नियम से। कूलॉम को नियम को 12 में पढ़ना। तो अभी नॉर्मल याद रख लेना है कि दो गो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला जो बल है ना, वो क्या चीज़ से संबंधित है, क्या चीज़ संबंधित है? कूलॉम के नियम से। सही आंसर होगा कूलॉम के नियम। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि दो विद्युत आवेश के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तब उनके बीच विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा। देखो ध्यान समझना ध्यान से। अगर दो आवेश के बीच की दूरी को अगर हम आधा कर देंगे ना, क्या चीज़ कर देंगे? आधा। दो विद्युत आवेश के बीच की दूरी, दो विद्युत आवेश, यहाँ जो लिखा हुआ है दो विद्युत आवेश के बीच की दूरी को अगर हम लोग आधा कर देंगे तो याद रखिएगा इसका इसके बीच जो विद्युत बल का मान है ना, वो क्या हो जाता है? चौगुना हो जाता है। क्या हो जाता है? चौगुना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समान आवेश में होता है, समान आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है, समंजन होता है, विकर्षण होता है कि संसंजन होता है। तो समझो ध्यान से। अगर कोई समान आवेश है ना, तो उन समान आवेश के बीच में पता क्या होता है? विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण माने रिपल्सन। मान लो एक रड है, मान लो ये एक रड है, ये रड है और इस रड, चलो एक न्यू पेज लेते हैं उसमें समझाते हैं। मान लो यहाँ पर एक रड है, इस पर रड है। अगर इस पर दोनों पर समान आवेश है ना, तो इन दोनों समान आवेश के बीच क्या होगा? विकर्षण होगा। जैसे चुंबक भी है ना, अगर समान समान ध्रुव सटेगा, मान लो कोई चुंबक है, कोई मैग्नेट है, इस चुंबक में समान समान ध्रुव रहेगा ना, इसको सटाइएगा ना तो सटाने से सटता नहीं है ये। काहे कि समान आवेश के बीच क्या होता है? विकर्षण, रिपल्सन होता है। विकर्षण, विकर्षण क्या होता है? विकर्षण होता है। तो इसलिए सटेगा नहीं। और चुंबक का अगर असमान, जैसे यहाँ प्लस वाला क्षेत्र है और ये माइनस वाला है, तो अगर ये दोनों ठेकाएगा तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? चिपक जाता है। लेकिन समान आवेश के बीच क्या होता है? तो चुंबक के समान आवेश के बीच विकर्षण होता है। वही यहाँ पर क्वेश्चन में भी कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो विद्युत, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में यदि दो विद्युत आवेश के मध्य, अच्छा ये तो पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समान आवेश के बीच, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ है, समान आवेश के बीच क्या होता है? तो याद रखिएगा समान आवेश के बीच क्या होता है? विकर्षण। ऑप्शन नंबर सी। विकर्षण मैंने क्या होता है? रिपल्सन, मैंने सटेगा नहीं, एक दूसरे को बाहर फेंक देगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जब एबोनाइट के छड़, जब एबोनाइट की छड़, क्वेश्चन नंबर 6 में कि जब एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट के छड़ क्या हो जाती है? ऋण आवेशित हो जाता है कि धन आवेशित हो जाता है? क्या होता है? तो याद रखिएगा जो अभी हम लोग नॉर्मल छड़ लिए थे, अभी क्वेश्चन नंबर 2 या 1 पढ़े थे, तो उसमें नॉर्मल छड़ था, कांच का छड़, और उस कांच के छड़ पर हम लोग क्या चीज़ से रगड़े थे? उस कांच के छड़ पर हम लोग रगड़े थे रेशम से। जब रेशम से रगड़े थे तो कांच के छड़ पर कौन सा आवेश आ गया था? धन आवेश। लेकिन यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ आपका छड़ कांच का नहीं है, यहाँ एबोनाइट के छड़ है। क्या चीज़ का छड़ है? एबोनाइट का छड़ है। तो अगर हम एबोनाइट के छड़ पर रगड़ेंगे तो हम लोग एबोनाइट के छड़ पर जैसे रगड़ेंगे, देखिए एबोनाइट का छड़ है और इस पर एबोनाइट के छड़ पर अगर हम रगड़ेंगे तो इस पर ना ऋण आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित। तो चलिए अब इसको हम फिगर से समझते हैं कि आखिर कांच के छड़ को कांच के छड़ वाला तो समझ गए कि कांच के छड़ को जब हम रगड़ेंगे, क्या चीज़ से रगड़ेंगे? रेशम से। तो कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने से उस पर धन आवेश आ जाता है। लेकिन अब हम लोग फिगर देखेंगे एक एबोनाइट के छड़ के, कि जब हम एबोनाइट के छड़ पर ना बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ मतलब कौन सा आवेश आ जाता है? इसको हम लोग क्या चीज़ देखेंगे? फिगर से देखेंगे। तो देखो भाई, ये आपका एबोनाइट का छड़ है और इस पर हम रगड़ेंगे बिल्ली के खाल से। मान लो हम बिल्ली का खाल ले लिए, ये हम बिल्ली का खाल ले लिए, और अगर हम इससे बिल्ली के खाल से अगर इस पर रगड़ेंगे यहाँ से, हाथ से इसको हम रगड़ेंगे, अगर एबोनाइट का छड़, देखो एबोनाइट का छड़ है, एबोनाइट का छड़ और ये हाथ हुआ और ये हो गया बिल्ली का खाल, इससे अगर रगड़ेंगे तो इस एबोनाइट के छड़ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? तो ऋण आवेश आ जाएगा। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7
कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो याद रखिएगा, जब ना कोई वस्तु है और उस वस्तु के आवेश का स्थानांतरण के बारे में पूछा रहा है, तो याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर इधर उधर हो रहा है, कोई भी वस्तु हो, अगर उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन अगर आदान प्रदान हो रहा है, तब उसको हम कहेंगे वस्तु का आवेशन किससे होता है। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से क्या होता है, आवेशन का स्थानांतरण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आप कार में जा रहे हैं, यदि असमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या कीजिएगा। आप समझिए ध्यान से। मान लीजिए पानी उनी पड़ रहा है और पानी उनी पड़ने के फलस्वरूप अगर आसमान से बिजली गिरे, तब उसमें सुरक्षित रहने के लिए क्या किया जाता है। तो सुरक्षित रहने के लिए ऑप्शन ए में है कि कार की खिड़की बंद कर लेंगे, बी में है कार की खिड़की खोल देंगे, सी में है कि कार से उतर कर नीचे बैठ जाएंगे, डी में है कि कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो समझिए ध्यान से, इसका सही ऑप्शन क्या है। जो कार है ना उसका खिड़की खोलिएगा, ना कार के ऊपर बैठिएगा और ना ही कार से उतर कर नीचे बैठिएगा। सीधे आप क्या कीजिए कि कार में आपका जो खिड़की है उस खिड़की को शांति से एकदम बंद करके और कार के ही अंदर बैठे रहना होगा आपको। तब जो बिजली गिरेगा तो आप पर गिरने का संभावना बहुत कम रहेगा। अगर कार के ऊपर बैठिएगा तो उस पर बिजली गिरने का संभावना बढ़ जाएगा, या कार की खिड़की अगर खुला छोड़िएगा तो उस पर भी बिजली गिरने का संभावना बढ़ जाता है। और अगर कार से उतर के नीचे गिरिएगा तो वहाँ पर और संभावना बढ़ जाता है। इसलिए सबसे सेफ जगह क्या है, सबसे सेफ जगह आपका है कि कार में ही बैठे रहिए और उसका जो खिड़की है उसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, मोबाइल फ़ोन उसको बंद कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है। तो यह नियम दिए थे किसने थे, यह नियम कूलॉम ने दिया था। किसने दिया था, कूलॉम ने दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच क्या। तो याद रखिए, आपको हम पिछला वीडियो में बताए थे विभवांतर के बारे में। तो देखिए विभवांतर का यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में देखा है, लिखा हुआ है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है ना, उसको किसके द्वारा मापा जाता है। उन दोनों बिंदु के बीच क्या होता है, तो उन दोनों बिंदु के बीच क्या होता है, तो विभवांतर होता है। ये तो विभवांतर के हम लोग परिभाषा पढ़ ही लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कि धातु विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि ढांचा। एक बात बताइए, जितना भी धातु है ना वो विद्युत का सुचालक काहे होता है। ये आपको हम जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रिसिटी में बताया था आपको कि जितना भी धातु होता ना है, देखिए वीडियो में बताए थे कि आपका जितना भी धातु है ना, तो उन सब धातु में ना मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ना, क्या हम लोग बताए थे कि जो धातु होता है उस सब धातु में क्या पाया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलते इसमें धारा का प्रवाह होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलो चाहे आयन बोलो। अब देखिए बताए थे कि जो आपका शुद्ध जल होता ना है, वीडियो में बताए थे कि जो शुद्ध जल होता है तो उस शुद्ध जल में धारा का प्रवाह नहीं होता। शुद्ध जल में धारा का प्रवाह नहीं होता क्योंकि इसमें कोई भी आयन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई भी आयन इसमें कोई आयन नहीं मौजूद होता है। कोई भी आयन मौजूद नहीं होता है किसमें, तो शुद्ध जल में कोई भी आयन नहीं मौजूद होता है। कोई आयन नहीं पाया जाता है, कोई आयन नहीं पाया जाता है, कोई आयन नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। अब समझिए ध्यान से, क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। कह रहा कि धातुएं, कह रहा क्वेश्चन कि धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका आंसर सही क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, समझिए ध्यान से।
निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक है? तो देखिए सर्वोत्तम मतलब होता है कि एकदम उचित, माने जिसमें से बहुत ज़्यादा विद्युत का क्या हो सके, चालन हो सके, माने विद्युत धारा क्या हो सके तो पार कर सके। देखिए आपका जो चांदी है ना, ये इसी से सबसे ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाह हो सकता है। ना आंसर तांबा होगा, ना लोहा होगा, और ना ही एल्युमिनियम होगा। आपका जो चांदी है इससे बहुत ज़्यादा, इससे धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक कौन है, चांदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि अति चालक का लक्षण होता है। अति चालक का क्या लक्षण होता है? तो देखिए जो सुपर कंडक्टर होता है ना, उसका एक चालन होता है, उसका एक ही वो लक्षण होता है। जो अति चालक है उसका एक लक्षण होता है, वो लक्षण है कि उच्च पारगम्यता। क्या चीज़ होता है? उच्च पारगम्यता के चलते अति चालक का क्या लक्षण है? उच्च पारगम्यता। अब चलो क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो देखो भाई समझो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 में ये आपका जर्मेनियम अर्धचालक है, सिलिकॉन अर्धचालक ही है, सेलेनियम अर्धचालक ही है, लेकिन यहाँ पर जो आपका आर्सेनिक है ना, ये आर्सेनिक आपका अर्धचालक नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कथा समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा। अब क्वेश्चन जो है ना, इसको हम पढ़ाए हैं, जब हम वीडियो पढ़ा रहे थे, लेक्चर पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे ये बात कि ऐसा पदार्थ जिसमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे उच्च तापमान या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ये आपको कहाँ पढ़ाए थे? तो जब पढ़ा रहे थे आपको उस समय पढ़ाए थे, वो क्या कहता है? अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। अब समझो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे हम ताप बढ़ाएंगे ना, तो जो कोई वस्तु है उसका वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता है ना, उस पर प्रभाव पड़ता है। देखो प्रभाव कैसा पड़ता है वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए ना ही उस पर, देखिए ये नहीं होगा, वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता दोनों घटता है, ये दोनों में घटेगा नहीं, ये गलत है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध और चालकता दोनों बढ़ता भी नहीं है। वैद्युत प्रतिरोध घटता है जबकि वैद्युत चालकता, गेहूँ गलत है। वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। देखिए ये सही है। आपका प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध वो बढ़ जाएगा, लेकिन चालकता जो है ना वो घट जाता है। क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेकिन जो चालकता है ना वो कम जाता है। समझिए ध्यान से, ये जो प्रतिरोध है आपका, ये प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा, प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, लेकिन चालकता क्या होता है? कम जाता है, चालकता कम जाता है। कब? जब हम लोग ताप बढ़ाएंगे, जब हम लोग किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसका वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन चालकता उसका घट जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्यों? अच्छा एक बात समझिए, तांबा जो है ना उसका हम लोग विद्युत चालन के लिए प्रयोग क्यों किया जाता है? देखियो प्रयोग में तो बहुत चीज़ किया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि तांबा ही करेंगे, लेकिन आखिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि तांबा का ही हम लोग विद्युत चालन में प्रयोग क्यों करते हैं? ऐसे तो हम लोग लोहा, एल्युमिनियम, ठीक है ना, इस सब का यूज करते हैं, लेकिन कह रहा है कि तांबा का यूज क्यों करते हैं? तांबा का ही मुख्य रूप से, क्या चीज़ है? तो मुख्य रूप से क्यों उपयोग करते हैं? यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मुख्य रूप से क्यों करते हैं। तो अब समझिए ध्यान से, इसका एक ही वो कारण है, क्योंकि इसकी जो तांबा है ना, तांबा का वो गुण है। देखिए कहाँ गया तांबा? हाँ देखिए तांबा, ये जो तांबा है इसका वो गुण है, पता क्या गुण है? ये जो है ना, इसका प्रतिरोधकता ही कम होता है। क्या होता है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होता है? कम होता है। अब देखिए मान लीजिए हम चालन में, विद्युत चालन में उपयोग पता किसका करेंगे? लोहा का करेंगे। देखिए लोहा का प्रतिरोधकता ज़्यादा होता है, तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित होने में बहुत दिक्कत करेगा, और विद्युत धारा प्रवाहित होने में दिक्कत करेगा तो जो चालक है, चालक पदार्थ वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो जल जाएगा, जलेगा तो फिर आगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मुख्य रूप से हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं? इस तांबा का उपयोग करते हैं। एक ही इसका रीजन, क्या रीजन है? इसका एक रीजन है कि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? निम्न होती है। किसकी? तांबा की। तांबा की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? निम्न होती है। तांबा की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? निम्न होती है। तो बात पॉइंट याद करने वाला है
कि तांबा का विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है, निम्न होता है। इसी कारण से हम लोग तांबा को विद्युत चालन के लिए प्रयोग करते हैं या प्रयोग में लाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 के बाद 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। अब समझो ध्यान से, जो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट, तो उसका यूनिट क्या है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है, कैंडेला है कि अर्ग है। यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे कि आखिर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम किस चीज़ में नापते हैं। तो देखिए ये केल्विन तो होगा नहीं, क्योंकि केल्विन जो है ताप या तापमान का होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एक ही चीज़ लोग रहा था कि कोई नहीं होगा, ऊपर वाले जो चार इनमें से कोई नहीं होगा। आपका सही आंसर होगा एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे एम्पियर के बारे में। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर। यही तो बात बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट है उसको किस चीज़ में हम लोग नापते हैं, तो क्या चीज़ में नापते हैं हम लोग, एम्पियर में। क्या चीज़ में, एम्पियर में। सही आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या चीज़ का, तो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। चलो क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे क्या हो, यदि वे समान आवेश पर हो, कि यदि समान प्रतिरोधकता पर हो, या समान धारिता पर हो, या समान विभवांतर पर हो। तो समझो ध्यान से, अगर कोई भी वस्तु होगा ना, अगर समान आवेश पर होगा ना तो उस पर धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी वस्तु समान विभवांतर पर होगा ना, समान विभवांतर पर, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कभी नहीं होगा, कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। देखो समान विभवांतर ही एक ऐसा चीज़ है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट, और एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने के लिए हम लोग फिल्टर का यूज नहीं करते हैं, ना मोटर का यूज, ना ही ट्रांसफार्मर का यूज। हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज तो करते हैं, कोई उच्च करंट है उसको निम्न मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने के लिए। लेकिन ये एक रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके द्वारा, रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट को हम लोग डीसी करंट में चेंज करते हैं। फिल्टर से तो फोटो चेंज होता है, मोटर क्या है, ये तो मोटर तो जो विद्युत पंखा में होता है वो है मोटर। लेकिन यहाँ पर जो रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एक्स्ट्रा करंट है ना, तो वो करंट उपकरण में न जाकर कहाँ चल जाए, तो भूमि में चल जाए। इसीलिए हम लोग विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित जरूर करें। या जब अगर लघु पतन हो ना, जब शॉर्ट सर्किट हो, तब उस समय धारा किसी व्यक्ति के शरीर में जाए और हानि ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, जिसको हम लोग ग्राउंड फ्लोर में गड्ढा खोद के और उसमें अति डाला जाता है तार को, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं भू संपर्कित तार। काहे ला करा जाता है, तो यदि लघु पतन हो ना, तो तार भूमि में, तार से जो धारा है वो भूमि में चल जाए और उसके संपर्क में कोई मानव नहीं आया, उसके संपर्क में आने पर। तो देखो भाई, विद्युत फिटिंग में तार को काहे भू संपर्कित किया जाता है। अरे मान लो विद्युत में शॉर्ट सर्किट हुआ, विद्युत में शॉर्ट सर्किट होने के चलते ना वो जो धारा है ना सीधे भूमि में चला जाए, उसके संपर्क में कोई मानव आया उसको करंट ना लगे, इसीलिए क्या कर दिया जाता है, तो उसको भू संपर्कित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्या होता है। देखिए विद्युत उपकरण में अर्थ का क्या उपकरण होता है, क्या उपयोग होता है। ये जो अर्थिंग तुम्हारा है ना, इसका एक ही वो कार्य होता है, वह कार्य है सेफ्टी प्रदान करने के लिए। देखिए खर्चा कम करने के लिए नहीं होता है, और ना ही उपकरण को 3 फेज से कम करने के लिए, और ना ही फ्यूज के रूप में होता है। बस उसका एक ही वो रीजन होता है कि वह क्या प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे। उसको किस लिए लगाते हैं, सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाते हैं। किसको, अर्थ वायर को। किसको, अर्थ वायर। चलो क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो याद रखिएगा, एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है
उस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। कितना होता है? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। लेकिन ये ए मीटर है, उसका प्रतिरोध होता है शून्य। ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य। लेकिन जो आदर्श वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर क्या चीज़ है? वोल्ट मीटर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत, लेकिन ए मीटर का प्रतिरोध शून्य। याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। जो ए मीटर है इसका प्रतिरोध कितना होगा? ए मीटर या आम मीटर जो ही बोलिए, इस ए मीटर का प्रतिरोध देखिए यहाँ लिखा है ए, क्या लिखा है यहाँ पर? ए। ये जो ए मीटर है इसका ए मीटर का प्रतिरोध है 0। लेकिन अगर यही पूछ देगा वोल्ट मीटर भी से तो इसका अनंत क्या होता है? अनंत। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? तो याद रखिएगा, ये पढ़ना 12 क्लास में कि किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का मान के बीजीय योग, धाराओं के बीजीय योग क्या होता है? तो धाराओं के बीजीय योग पता क्या होता है? शून्य होता है, 0 के बराबर होता है। क्या होता है? 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसमें इतना वोल्ट स्रोत से जोड़ दिया जाए तो धारा का मान बताइए। देखिए, ये हम पढ़ाए थे आपको, जब वीडियो बता रहे थे तो उसमें हम लोग बताए थे कि एक चालक का प्रतिरोध कितना है? 400। चालक का प्रतिरोध कितना है? 440 ओम। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, तो आर का मान दे दिया। आर का मान कितना दे दिया? 440 ओम। और आपका यदि इसमें 110 वोल्ट, देखो विद्युत विभव कितना दिले है? विद्युत विभव कितना दिले? 110 वोल्ट। अब समझो ध्यान से, आपका आर दिया हुआ है, आर मतलब प्रतिरोध दिया हुआ है, और आपका क्या दिया है? विद्युत विभव वोल्ट 110 मीटर, 110 वोल्ट दिया हुआ है। तब कह रहा है कि धारा का मान बताइए। तो हम लोग देखिए, जो पीछे पढ़े थे हम लोग ओम का नियम, तो ओम का नियम में एगो फार्मूला पढ़े थे। उस ओम के नियम में फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? ओम के नियम में फार्मूला पढ़े थे प्रतिरोध आर बराबर भी, प्रतिरोध आर बराबर भी बटा आई। अब यहाँ से हमको आई का मान निकालना, तो आई चला जाएगा ऊपर, आर आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा भी बटा आर। भी का मान कितना है? 110 और बटा में 440, तो 0 से 0 कट जाएगा और 11 चौके 44, आ जाएगा आपका 1/4। 1/4 को क्या कहते हैं? तो 1/4 को अगर हम लोग काट कूट करेंगे तो 1/4 को काट कूट करने पर कितना आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। तो धारा का मान कितना निकल गया? धारा का मान निकल गया 0.25 एम्पियर। अब समझो ध्यान से क्वेश्चन अगला, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस का मात्रक यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में कह रहा है कि घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। याद रखिएगा, जो घर में हम लोग के पंखा बल्ब ये सब लगा रहता है ना, उस श्रेणी क्रम में लगा हुआ रहता है कि समांतर क्रम में लगा हुआ रहता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। चाहे हमारे घर में पंखा लगा हुआ हो, चाहे बल्ब लगा हुआ हो, चाहे फ्रिज लगा हुआ हो, वो सब क्या चीज़ में जोड़ा हुआ रहता है? पंखा बल्ब फ्रिज क्या चीज़ में जुड़ा हुआ रहता है? तो याद रखिएगा कि सब क्या चीज़ में जुड़ा रहता है? समांतर क्रम में। और यहाँ पर एक और बात हम लोग समझ लेते हैं कि जो स्विच होता है ना, स्विच जिससे बल्ब को या पंखा को चाहे फ्रिज को हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, तो वो स्विच क्या चीज़, जो स्विच है, स्विच वो क्या चीज़ में लगा हुआ रहता है? तो वो लगा रहता है श्रेणी क्रम में। लेकिन आपका जो घर में पंखा बल्ब फ्रिज लगा हुआ है, पंखा बल्ब फ्रिज, वो क्या चीज़ में लगा हुआ रहता है? तो पंखा बल्ब और फ्रिज क्या चीज़ में? तो समांतर क्रम में लगा हुआ रहता है। क्या चीज़ में लगा हुआ रहता है? समांतर क्रम में। क्या चीज़? पंखा बल्ब चाहे फ्रिज। लेकिन अगर आपका पूछ देगा क्वेश्चन कि जो बल्ब है वो क्या चीज़ में लगा हुआ रहता था? समांतर क्रम में। लेकिन पूछेगा क्वेश्चन कि स्विच क्या चीज़ में? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में लगा हुआ रहता है? स्विच आपका श्रेणी क्रम में लगता है। स्विच कौन सा क्रम में लगता है? श्रेणी क्रम में। लेकिन अगर ही क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो बल्ब पंखा चाहे फ्रिज है चाहे टीवी है एसी कूलर, वो सब उपकरण को किस क्रम में लगाते हैं? तो समांतर क्रम में। क्या होगा आंसर? समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर
उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम ओम ने दिया था। हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, हम लोग ये क्वेश्चन पढ़े थे। कब पढ़े थे? जब हम लोग ओम से लाभ पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, यहाँ देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम किसने दिया था? तो ओम ने दिया था। किसने दिया था? ओम ने दिया था। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, बहने वाली विभवांतर उसमें धारा का समानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? तो ओम ने दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जब हम लोग किसी तार का त्रिज्या आधा कर देंगे ना, किसी तार का त्रिज्या आधा कर देंगे तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाता है। किसी तार की त्रिज्या आधा करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? 16 गुना। किसी भी तार की त्रिज्या आधा करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है? 16 गुना हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम क्या परिभाषित किया? ओम्स लॉ जो हम लोग पढ़े थे वो क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम क्या पढ़े थे? प्रतिरोध R बराबर V बटा I। क्या पढ़े थे? प्रतिरोध R बराबर V बटा I, यही ना बात पढ़े थे। तो याद रखिए, कह रहा क्वेश्चन नंबर में ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम पता है, धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। क्या चीज़ करता है? धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। अब समझो क्वेश्चन नंबर समझते हैं हम लोग 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध, उसको भूल जाओ, सिंपल याद रखो कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? अब समझो ध्यान से। तो प्रतिरोध का अगर ऐसा ही मात्रक पूछता, क्वेश्चन क्या पूछता, यही क्वेश्चन हमसे गलती हुआ था जब हम क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे थे ना। जब क्लास 10th का हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, हम खुद 2020 में हम क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए हैं 2020 में। तो जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो हमको एक क्वेश्चन आया था, एकदम सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था कि विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो हमको तो याद था कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, तो हम मार दिए थे ओम, और ओम टिक करके और चल दिए, आगे बढ़ गए। जब बाद में देखे क्वेश्चन तब पता चला कि हम लोग गलती मार के आ गए हैं। याद रखिएगा, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। ये बात सही है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रतिरोध के आगे देखिए, यहाँ पर प्रतिरोध के आगे अगर विशिष्ट लगा हुआ है, प्रतिरोध के आगे क्या लगा हुआ है? विशिष्ट। अगर प्रतिरोध के आगे आपका विशिष्ट लगा हुआ है तो याद रखिएगा कि इसका ओम नहीं होगा, इसका होगा ओम मीटर। प्रतिरोध के आगे अगर विशिष्ट लगा हुआ है तो इसका इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। अगर केवल प्रतिरोध रहेगा कि प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध कैसा मात्रक होता है? ओम। प्रतिरोध कैसा मात्रक होता है? ये जो प्रतिरोध कैसा मात्रक होता है? ओम। लेकिन अगर विशिष्ट प्रतिरोध पूछे तो विशिष्ट प्रतिरोध कैसा मात्रक होता है? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध कैसा मात्रक? ओम मीटर होता है। अब चलो क्वेश्चन चलते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक तार की लंबाई एल मीटर है। एक तार की लंबाई एल मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L कर दिया जाता है, तब तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो याद रखना, तार की लंबाई एल है और उसको हम लोग खींच के तार को, और खींच के उसकी लंबाई क्या कर दिए हम लोग? उसकी लंबाई को हम लोग क्या कर दिए? 2L। एल से क्या कर दिए? 2L। मतलब लंबाई को हम लोग बढ़ा दिए, लंबाई को बढ़ा दिए। तो जैसे हम लंबाई को बढ़ाएंगे, तार की लंबाई को क्या हम लोग कर दिए? तो तार की लंबाई को हम लोग बढ़ा दिए। तो याद रखिएगा, उसका जो प्रतिरोध है ना, पहले का 2 गुना हो जाता है। तार की लंबाई क्या कर दिए? देखो यहाँ क्वेश्चन, तार की लंबाई को हम लोग क्या कर दिए? तो तार की लंबाई को हम लोग बढ़ा दिए। देखो यहाँ तार की लंबाई एल था, एल से क्या कर दिए? 2L कर दिए, मतलब तार की लंबाई को दुगुना कर दिए। तो याद रखिएगा, जो प्रतिरोध का मान है ना, प्रतिरोध का मान, तो प्रतिरोध का मान पहले से क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तार की लंबाई बढ़ाओ, 2 गुना करो, तो प्रतिरोध का भी मान 2 गुना हो जाता है। ये याद रखने वाला चीज़ है कि जब तार की लंबाई एल था तो एल से बढ़ा के हम लोग क्या कर दिए? 2L कर दिए। तार की लंबाई एल से 2L कर दिए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यही बात याद रखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है
कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है। देखो हम लोग पहले के ज़माना में जो बैटरी यूज करते थे, देखो ऐसा तरह इस तरह का बैटरी रहता था, ठीक है। यह है सामान्य शुष्क सेल। ये पहले के ज़माने में टॉर्च उच में उपयोग होता था, कैसा, तो सामान्य शुष्क सेल। तो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो देखिए एक रहा है विद्युत अपघट्य, मतलब कौन सा ऐसा अपघटन है जिससे विद्युत धारा इसमें उत्पन्न होता है। तो देखिए अमोनिया क्लोराइड, क्या चीज़, अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इसमें क्या होता है, इसमें शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। अमोनियम क्लोराइड इसमें क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। सही आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि शुष्क सेल के संबंध में, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो देखो इसको तुमको सुमेलित करना है, मतलब इसको क्या करना है, मिलाना है। तो देखो ये जो है ना, ये जाएगा कहाँ, दो में। देखो जो रिन क्लोराइड है ये कहाँ जाता है, जिंक बर्तन का। जो रिन इलेक्ट्रोड होता है क्या चीज कराता है, रिन इलेक्ट्रोड जिंक, जिंक बर्तन कराता है, क्या रहता है, जिंक बर्तन कराता है। देखो जो धन इलेक्ट्रोड रहता है वो क्या चीज रहता है, कार्बन की छड़, मतलब जो प्लस रहता है वो क्या चीज रहता है, कार्बन की रड रहता है। और इलेक्ट्रोड जो होता है कुछ रहता है अमोनियम क्लोराइड का। और जो ये है विध्रुवक है वो कैसे रहता है, मैग्नेटाइज ऑक्साइड का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या है ये, सही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि एक कार बैटरी, क्या कह रहा है, एक कार में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार के बैटरी में क्या होता है, देखो सुनो, एक शुष्क सेल अलग होता है, जो कार में जो बैटरी लगा रहता है ये एकदम अलग होता है। तो इसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। कार की बैटरी अलग हुआ, और जब अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर पिछला पढ़े थे, ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका जस्ट पीछे पढ़े थे, तो उससे जस्ट उल्टा होता है। याद रखिएगा, एक वो जो कार है ना उसमें जो प्रयुक्त बैटरी है वो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कार में जो बैटरी लगा रहता है उसमें क्या रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए ये आप लोग के घर में भी ऐसा बैटरी मौजूद होगा। जो इन्वर्टर में बैटरी लगा रहता है यही है कार में लगा रहता है ये बैटरी। इसमें विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब समझिए ध्यान से आगे क्वेश्चन नंबर 36 में। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या है, शुष्क सेल क्या है, प्राथमिक सेल है कि द्वितीयक सेल है कि तृतीयक सेल है, यही आपको बताना था। देखिए ये जो शुष्क सेल है ना इसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेल। शुष्क सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, तो शुष्क सेल को ही हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है। कोई लोहा है और उस लोहे के ऊपर जिंक के परत आप चढ़ा दीजिए, कोई लोहा है उस पर जिंक की परत चढ़ा दीजिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। देखिए समझिए ध्यान से, जो हमारे घर में जो साइकिल है ना, साइकिल, और जो साइकिल का हैंडल है, समझिए ध्यान से, ये जो साइकिल है तो साइकिल के जो हैंडल है ना, ये देखिए साइकिल बना दिए हम, बैठने वाला सीट, यहाँ हो गया चक्का। ये जो साइकिल है ना, तो साइकिल का जो ये हैंडल देख रहे हैं आप, इस पर जिंक का परत चढ़ा हुआ रहता है। क्या रहता है, जिंक का परत चढ़ा हुआ रहता है। तो ये जिंक की परत कौन से विधि के द्वारा चढ़ाया जाता है, तो इसका सही आंसर है गैल्वेनाइजेशन विधि द्वारा। किसके द्वारा, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन विधि के द्वारा इस पर क्या कर दिया जाता है, तो जिंक की परत को चढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में समझो ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि वैद्युत अपघटन के क्रिया में
किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या है? यह नियम क्या है? तो याद रखना कि यह नियम फैराडे का विद्युत अपघट्टी संबंधित नियम है। फैराडे का विद्युत अपघट्टी संबंधित नियम है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि को कोई परिवर्तित न हो तो चालक के सिरे में लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किस में है? देखो, पिछला वीडियो पढ़ाया था तो उस पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे, ओम का नियम पढ़ाए थे ना। उस ओम का नियम के ही आधार पर यह क्वेश्चन पूछा है कि ना ही उसके ताप में कोई चेंजिंग करे और ना ही सिरों के बीच जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा कुछ चेंजिंग नहीं करे, ताप जस का तस छोड़ दे। तो ये तो बात हम आपको पढ़ाए थे कि न तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतों से प्रवाहित धारा का अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह नियम किस में था? तो ओम के नियम हम लोग पढ़े थे। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलता है 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि फैराडे का नियम। देखो, फैराडे का नियम पढ़े तो नहीं है, फैराडे का नियम हम तो क्वेश्चन ये तो फैराडे का नियम तो वीडियो में पढ़ाया नहीं है, लेकिन तो भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से, विद्युत विच्छेदन से, गैस के दाब से, विद्युत के प्रसार से किससे संबंधित है? जो ये फैराडे का नियम है किससे संबंधित है? तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि फैराडे का नियम आपको विद्युत अपघटन से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है एक फ्यूज तार का उपयोग किस चीज़ के लिए होता है? तो यार ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि फिर फ्यूज तार जो है उसको हम लोग यूज कहाँ ला करेंगे। तो क्वेश्चन चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ लिए, ऑप्शन पढ़ते हैं किस लिए वो समझते हैं। हानि पहुँचाए बिना उच्च विद्युत तार को प्रवाहित करना, अत्यधिक धारा प्रवाहित होने के समय विद्युत परिपथ को तोड़ना। देखो यही सही ऑप्शन क्या है आपका? यही है। जब अत्यधिक धारा प्रवाहित हो ना तो क्या हो जाए? विद्युत परिपथ को तोड़ दे। और जैसे ही अत्यधिक धारा प्रवाहित होगा और विद्युत परिपथ टूटेगा, विद्युत परिपथ टूटेगा तो हमारे घर में जो और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए होंगे तो वो अत्यधिक विद्युत धारा के कारण जलेगा नहीं, खराब नहीं होगा। मतलब सिंपल वे में बोला जाए तो हम लोग खर्चा से बच सकते हैं, या हम लोग को जो क्षति होगा, हानि होगा, उससे बचने के लिए क्या किया जाता है? ये विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 42 देखो, समझो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज उस तार से बनी होती है जिसका क्या हो? प्रतिरोध कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, गलनांक कम हो कि चालकत्व कम हो। देखो हम बताए थे, विद्युत फ्यूज के बारे में बताए थे कि विद्युत फ्यूज की बनावट कैसा होता है। तो याद रखना, अगर विद्युत फ्यूज का गलनांक अगर ज़्यादा होगा तो धारा का मान ज़्यादा आने पर वो गलेगा ही नहीं, और न विद्युत फ्यूज गलेगा तो धारा का मान ज़्यादा आने से हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वो सब जल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग विद्युत उपकरण में जो विद्युत फ्यूज होता ना है तो उसमें ऐसा तार का यूज करते हैं जिस तार का गलनांक क्या हो? कम हो। क्या हो? कम हो। जिस तार का गलनांक क्या हो? कम हो। यानी कि सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे ही हम लोग के घर में धारा ज़्यादा आएगा तो विद्युत फ्यूज जल जाएगा और हमारे घर के जो भी इम्पोर्टेंट उपकरण हैं वो जलने से बच जाएगा। तो चलो भाई अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विद्युत फ्यूज देखो, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विद्युत फ्यूज बनाने के लिए तारों के निर्माण में प्रयुक्त धातु में क्या किया जाता है? तो देखो यार, जो विद्युत फ्यूज होता है ना तो उसको जब हम लोग बनाते हैं ना तो उसके तार में हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है ना, अति न्यून प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक वाले तार का उपयोग, तो यही आंसर होगा इसका कि अति न्यून प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक वाले तार का उपयोग हम लोग करते हैं। क्योंकि देखो अब इसका हम ऑप्शन आगे पढ़ के देखो बताते हैं तुमको। देखो उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक वाले होना चाहिए। देखो प्रतिरोधकता तो सबसे पहली बात कि प्रतिरोधकता ज़्यादा होना नहीं चाहिए। जो विद्युत फ्यूज है उसका प्रतिरोधकता ज़्यादा होना नहीं चाहिए। देखो गलनांक, यहाँ तो बात सही लिखा हुआ है। गलनांक जो है ना वो गलनांक क्या होना चाहिए? गलनांक निम्न होना चाहिए। ये सही लिखा हुआ है, न्यून गलनांक। गलनांक कम होगा तभी तो ज़्यादा धारा जब आएगा तब वो गल जाएगा, गल को टूटेगा और विद्युत परिपथ हमारा खंडित होने से बचेगा,
हाँ, लेकिन अगर ये आप बात बोलिएगा कि उसका प्रतिरोधकता उच्च होगा तब तो ये गलत बात है, ये आपका ऑप्शन कभी नहीं होने वाला है। अब चलो क्वेश्चन नंबर सी देखते, अरे ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। न्यून प्रतिरोधक, हाँ सही बात है, प्रतिरोधकता क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, और निम्न गलनांक है। समझो ध्यान से, कम होने से कोई फायदा नहीं, एकदम निम्न प्रतिरोधकता, जैसे हम ऑप्शन नंबर ए है अति निम्न लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम सही मारे हैं, अति ही होना चाहिए, एकदम कम प्रतिरोधकता और एकदम कम गलनांक वाला होना चाहिए। कि जैसे ही विद्युत धारा का मान अगर अत्यधिक हो, 220 वोल्ट से ज़्यादा हो, तो जैसे ही 220 वोल्ट से ज़्यादा हो तो गल जाता है, और हमारे घर के जितना भी उपकरण हो क्या हो जाए, बच जाए, मतलब जलने से बच जाए, और हमको पैसा के क्षति होने से भी बच जाए। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है। समझो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 44 में। अब ऑप्शन पढ़ते हैं और इसमें से सही चुनते हैं, आखिर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो समझो ध्यान से, कह रहा है कि यह मेंस में स्विच के साथ समांतर में जोड़ा जाता है। देखो ये तो सबसे पहली बात ये गलत बोला, जो आपका विद्युत फ्यूज होता है क्या होता है, जो आपका विद्युत फ्यूज होता है वो समांतर क्रम में जोड़ा नहीं जाता है। विद्युत फ्यूज क्या चीज़ में नहीं जोड़ा था, समांतर क्रम में नहीं जोड़ा था। देखो अभी इससे जस्ट पहले हम एक क्वेश्चन बताए थे, तो उस क्वेश्चन में बताया आया था कि जो घर में बल्ब लगा हुआ रहता है, टीवी लगा हुआ रहता है, पंखा, फ्रिज, एसी, कूलर, वो कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। तो उस समय हम आपको बताएं कि जो बल्ब, फ्यूज, बल्ब और टीवी, पंखा है, उस सब को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन अगर बोले क्वेश्चन में कि फ्यूज जोड़ रहे हैं, तो याद रखिएगा विद्युत परिपथ में अगर हम फ्यूज जोड़ रहे हैं तो उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। चाहे आप फ्यूज जोड़िए, चाहे आप स्विच का जोड़िए, स्विच का कनेक्शन कीजिए, चाहे स्विच का कनेक्शन कीजिए, चाहे फ्यूज का कनेक्शन कीजिए। याद रखिएगा कि स्विच और फ्यूज का कनेक्शन हम लोग कौन से क्रम में करते हैं, तो स्विच और फ्यूज का कनेक्शन हम लोग श्रेणी क्रम में करते हैं। लेकिन समांतर क्रम में हम लोग किसको करते हैं, तो बल्ब हो गया, टीवी हो गया, इस सब का यूज किस में हम लोग करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 44 के ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं। बी में कह रहा है कि यह मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातु से बना हुआ रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिल्वर मिश्र धातु से बना रहता है। अब समझो आगे क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है, सी में कि इसका गलनांक निम्न होना चाहिए। हाँ ये एकदम सही बात है कि जो फ्यूज है उसका गलनांक निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निम्न। इसका प्रतिरोधकता अति उच्च। देखो प्रतिरोधकता तो उच्च होने का कोई बात ही नहीं बनता है, प्रतिरोधकता उच्च होने का कोई बात ही नहीं बनता है। विद्युत फ्यूज में प्रतिरोधकता उच्च होने का कोई भी चांस ही नहीं बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या, इसका गलनांक क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, कि ताकि धारा का मान 220 वोल्ट से अधिक आए, तो जैसे ही धारा का मान 220 वोल्ट से अधिक है तो ये जो हमारा विद्युत फ्यूज है वो क्या हो जाए, गल जाए, और हमारा घर का जो उपकरण है वो जलने से बच जाए। चलो क्वेश्चन में चलते हैं 45 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ है, समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग यार किस लिए किया जाएगा, विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग इसलिए किया जाएगा ना, जो हमारे घर में उपकरण लगे हुए हैं वो अत्यधिक धारा का मान आने से विद्युत उपकरण जले नहीं, हमारे घर में कुछ लॉस नहीं हो। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का तार का उपयोग क्यों किया जाता है। तो फ्यूज का तार का उपयोग एक ही चीज़ के लिए किया जाता है, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। अगर सर्किट में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी कि 220 वोल्ट, देखो लिखते हैं, यानी कि अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा धारा आया, 220 वोल्ट से ज़्यादा धारा, जो हमारे पोल है उस पोल से अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा धारा हमारे घर में आएगा तो विद्युत फ्यूज गल जाएगा, और विद्युत फ्यूज गलेगा तो जो विद्युत का मतलब जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और हमारे घर में धारा का मान नहीं जाएगा। चलो इसका और हम ऑप्शन देख लेते हैं, ये सब देखो ऑप्शन,
संक्षारण में विद्युत, संक्षारण तो होगा ही नहीं, लोहा है कि संक्षारण होगा। ऑप्शन नंबर बी देते इसको छोड़ के। वोल्टेज के तार को स्थिर रखने के लिए, वोल्टेज के तार को स्थिर रखना ही क्या जरूरी है? वोल्टेज का स्थिर तार रखना कोई ज़रूरी नहीं है। आगे समझो, विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए, देखो कभी भी एक बात समझो, विद्युत तार को अत्यधिक गर्म होने से बचाने के लिए किसका यूज करेंगे? अब कोई भी चीज़ है उसको हम लोग गर्म होने से बचाने के लिए क्या करेंगे? रेडिएटर का यूज करेंगे, या कूलर का यूज करेंगे, या पंखा का यूज करेंगे। देखिए ये कह रहा है हमको, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत सर्किट में फ्यूज के तार का उपयोग क्यों किया था? तो फ्यूज के तार से कोई चीज़ ठंडा हो सकता है? यहाँ कह रहा है ऑप्शन नंबर डी में कि विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। कभी नहीं। क्या फ्यूज का तार एक पतला सा तार होता है? फ्यूज का तार एक पतला तार ही होता है, तो फ्यूज का पतला तार विद्युत तार को गर्म होने से बचा सकता है? नहीं बचा सकता। तो ना ही आपका ऑप्शन ये होगा, ना ही ये होगा, और ना ही ये होगा। यानी कि सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी फ्यूज से ही है। फ्यूज का सिद्धांत, फ्यूज का सिद्धांत है, यानी कि फ्यूज का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? ये जो है ना फ्यूज का सिद्धांत, ये किस पर कार्य करता है? चलो आगे समझते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं कि फ्यूज का सिद्धांत किस पर कार्य करता है। तो देखो, विद्युत का रासायनिक प्रभाव, ये भी नहीं होगा। अगला बी नंबर, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, ये भी नहीं होगा। विद्युत का उपस्मीय प्रभाव, यही होगा। सही आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। तो वो बताते हैं इसका सही आंसर। एक बात समझो, विद्युत फ्यूज क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जब ऊष्मा का मान ज़्यादा बढ़े ना तो फ्यूज क्या हो जाए? गल जाए। धारा का मान ज़्यादा आया तो ऊष्मा बढ़ेगा, धारा का मान ज़्यादा आने से क्या होगा? जब धारा का मान ज़्यादा आएगा तो ऊष्मा बढ़ जाएगा, और ऊष्मा बढ़ेगा तो ऊष्मा के प्रभाव से क्या हो जाएगा? वो गल जाएगा। यानी कि विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसीलिए जो फ्यूज है, देखो यहाँ फ्यूज जो लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग फ्यूज का गलनांक क्या लगाया जाता है? कोई ऐसा फ्यूज लगाया जाता है जिसका गलनांक क्या हो? कम हो। जिसका गलनांक कम होगा तो धारा का मान ज़्यादा बढ़ने पर ऊष्मा बढ़ेगा, और ऊष्मा बढ़ने से फ्यूज गल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। देखो जो सुरक्षा तार होता ना, जैसे फ्यूज तार है ना, तो फ्यूज तार किस चीज़ का बनाया जाता है? तो देखो जब हम लोग फ्यूज पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो लगभग 11वां वीडियो था यूट्यूब पे जो मेरा, उसमें हम लोग पढ़े थे। ये तो मेरा यूट्यूब पे 12वां वीडियो है। इससे जस्ट पहले जो हम पढ़े थे तो उसमें हम लोग फ्यूज तार के बारे में देखे थे, और उसके बारे में ही पढ़े थे कि विद्युत फ्यूज का आखिर बनाया किससे जाता है। हम लोग बल्ब के भी बारे में देखे थे कि बल्ब आखिर किस चीज़ से बनाया था। बल्ब बल्ब देखे थे, विद्युत फ्यूज भी देखे थे। तो वही बात आज समझते हैं कि सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज है ना, जो सुरक्षा फ्यूज का तार आखिर किस चीज़ से बनाया था। देखो यहाँ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का देखो सही आंसर हम लोग पढ़ेंगे। चलो ऑप्शन नंबर पहले हम लोग ये देखते हैं, टीन और निकेल। देखो टीन तो रहता है लेकिन निकेल नहीं रहता है। अगला ऑप्शन नंबर बी, लेड और लोहे की मिसाल। देखो लेड तो रहता है लेकिन लोहा नहीं रहता है। चलो ऑप्शन नंबर सी, निकेल और लेड की मिश्र धातु। लेड रहता है, ये जो लेड यहाँ लिखा हुआ है देखो, ये लेड ये रहता है, लेकिन ये जो निकेल है, निकेल उसमें नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है टीन और लेड। देखो बाबू, टीन भी रहता है और लेड भी रहता है, यानी कि टीन और लेड दोनों के मिश्र धातु से बना हुआ रहता है। टीन और लेड के दोनों से मिलाकर क्या बनाता है? सुरक्षा फ्यूज बना हुआ रहता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47 का, क्वेश्चन नंबर ये जो 47, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्यतः अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह होना आवश्यक है? कौन सा समूह होना आवश्यक है? देखो इसका सही आंसर हम बताते हैं। इसका सही आंसर होगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कम लंबाई और निम्न गलनांक की मिश्र धातु का पतला तार। देखो गलनांक तो एकदम कम रहना चाहिए, एकदम कन्फर्म बात है। कम गलनांक नहीं रहेगा तो ज़्यादा धारा आने पर वो गलेगा नहीं। तो गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। और क्या चीज़ रहना चाहिए? तो मिश्र धातु का बना हुआ रहता है। क्या चीज़ का बना हुआ रहना चाहिए? मिश्र धातु का बना हुआ होना चाहिए। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर।
चलो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, समझते हैं ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना हुआ था। चलो आ गया, पढ़ाया वो चीज़। बिजली बल्ब हम लोग पढ़ाए थे, बिजली के बल्ब पढ़ाए थे। तब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि बिजली के जो बल्ब है वो उसका फिलामेंट वो किस चीज़ से बना हुआ था। तो ये हम लोग पढ़े थे, जो बिजली के बल्ब है उसका फिलामेंट किससे बना हुआ था, टंगस्टन पर। किससे बना हुआ था, टंगस्टन से बना हुआ था। तो अब समझो ध्यान से, अब हम लोग आगे इसमें क्या करेंगे, इसका फिगर लेंगे और समझाते हैं। तो देखो भाई, ये बिजली का बल्ब है उसका फिलामेंट किस तत्व से बना हुआ था, तो टंगस्टन से बना हुआ था। चलो हम बिजली के बल्ब अब देख लेते हैं कि बिजली का बल्ब कैसा होता है। तो देखो यही है तुमको 10 रुपया बौलवा, इसको चीज़ है 10 रुपया बौलवा। तो ये 10 रुपया बौलवा जो देख रहा है, यही बौलवा में ये जो है ये क्या है, ये टंगस्टन। ये जो फिलामेंट है ना, ये टंगस्टन का बना हुआ रहता है। कोई का बना हुआ रहता है, टंगस्टन का। और ये बिजली का बल्ब आप तो लगभग नहीं आता है, लेकिन समझो ध्यान से, ये जो बल्ब हुआ है ना, ये क्या चीज़ का बना हुआ था, बल्ब बल्ब नहीं, बल्ब तो लोहा का है बना हुआ, कांच का बना हुआ है। लेकिन ये जो टंगस्टन का बना हुआ था, ये फिलामेंट, इसी को कहते हैं फिलामेंट। इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये है फिलामेंट। ये क्या चीज़ का बना रहता है, टंगस्टन का बना हुआ रहता है। क्या चीज़ का, टंगस्टन के। चलो बल्बुआ को हम जला देते हैं। देखो भाई, पीला कहाँ गया, आ गया, इसको जला दो, लो जल गया। देखो जब ये जल रहा है तो ये कौची से जल रहा होगा, तो इसका फिलामेंट में जलता है। एक और बात, इस बल्ब के अंदर जो है ना, अंदर कैसा गैस भरा रहता है, अक्रिय गैस। कैसा रहता है, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस जो किसी से सक्रिय नहीं कर पाए, इसलिए भरा रहता है। अगर इसमें सक्रिय गैस भरा जाएगा तो फिलामेंट से रिएक्शन कर जाएगा, और ये जो फिलामेंटवा है, ये फिलामेंटवा से रिएक्शन करके और बल्ब वो फ्यूज हो जाएगा। तो चलो ये शोभा ना दे रहा है, दूसरा बल्ब ले रहा है। देखो ये जल गया बल्ब, अभी बल्ब जल रहा है। देखो ये फिलामेंटवा, ये फिलामेंटवा जल रहा है यहाँ पर। ये फिलामेंटवा जल 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 कुछ दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। और इसके अंदर कौन सा गैस भरा हुआ रहता है, इसके अंदर अक्रिय गैस भरा हुआ रहता है। कैसा गैस भरा रहता है, अक्रिय गैस है, कि ताकि किसी से क्रिया ना कर पावे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50, समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होता है, क्यों। अच्छा समझो एक बात ध्यान से, किसी भी चीज़ के अंदर अगर गैस भरा हुआ होगा, किसी भी चीज़ के अंदर क्या भरा हुआ होगा, गैस भरा हुआ होगा, तो उसको हम तोड़ेंगे तो क्या करेगा, आवाज़ नहीं करेगा। एक और बात, जो बल्ब है ना उसके अंदर जो गैस भरा होता है वो निर्वात के जैसा होता है, और निर्वात से यहाँ वायु प्रवेश करता है, तो इसीलिए आवाज़ कर जाता है। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, इसलिए आवाज़ करता है। क्या हो जाएगा आंसर, कि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, इसलिए क्या होता है, आवाज़ करता है। जब बल्ब को हम लोग फोड़ते हैं तो क्या करता है, आवाज़ करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 का कह रहा है कि बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है। देखो समझो ध्यान से, बताए थे बिजली के बल्ब में कि अगर बिजली के बल्ब में अगर हम हवा नहीं निकालेंगे, और जैसे हम लोग बिजली के बल्ब को हम लोग अपने घर में जोड़ेंगे, लगाएंगे, होल्डर में कसेंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो टंगस्टन जलेगा, और टंगस्टन जलेगा तो वायु से क्रिया कर जाएगा, और वायु से क्रिया करने के बाद टंगस्टन जल जाएगा, और जलने के बाद भूख से रह जाएगा और भंगुर हो जाएगा। तो बल्ब हमको फिर दोबारा लाना पड़ेगा, नया लाना पड़ेगा। इसीलिए जब हम लोग बल्ब को बनाते हैं, जब बनता है बल्ब, तब उसके अंदर से पूरा हवा क्या कर दिया जाता है, तब उसके अंदर से पूरा हवा को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, कि ताकि जब बल्ब को जले ना तो वो फ्यूज ना हो पावे। समझो ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। उपचयन समझ में आ गया, जो टंगस्टन वो टूट जाता है, तो उसको टूटने से बचाने के लिए हम लोग क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं कि ताकि हवा निकाल देंगे और वो अपचयन की क्रिया रुक जाए। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 52,
क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है, समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लूरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्योंकि फ्लूरोसेंट ट्यूब क्यों पसंद किया जाता है, इसका क्या कारण है कि फ्लूरोसेंट ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, कोई भी चीज़ को पसंद आदमी क्यों ज़्यादा कर रहा है, उसका कोई ना कोई एक अच्छा खूबी होगा, तब तो उसको ज़्यादा उपयोग सब कर रहा है। तो देखो, उसका एक ही को पसंद है और उसका एक ही तो खासियत है कि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। देखो, इसलिए यूज किया जाता ना, जैसे हम लोग का बल्ब है, नॉर्मल बल्ब है ना, तो उसमें टोटल जो धारा है ना प्रकाश ऊर्जा में यूज नहीं होता है, लेकिन जो ट्यूब है उसमें विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और जितना हम लोग विद्युत दिए वो पूरा विद्युत ना प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होके बहुत ज़्यादा प्रकाश दिया, इसीलिए ट्यूब को बिजली के मुकाबले बहुत सारा पसंद करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि विद्युत के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्यों होता है, टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखो, हम लोग फ्यूज में ये बात पढ़ रहे थे कि फ्यूज में इस तार का उपयोग क्यों होता है, तो उसका भी एक रीज़न था। तो विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों करते हैं, इसका भी एक रीज़न होगा। तो सर ऑप्शन से सबसे पहले देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध उच्च तो होना ही नहीं चाहिए। अगला, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध यूँ नहीं होना चाहिए। अगला, उच्च प्रकाश उत्सर्जन करने की क्षमता, ये भी नहीं होता है। अगला, उच्च गलनांक। अब समझो ध्यान से, ई ऑप्शन सही होगा। ई ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कैसे सही हुआ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ उच्च गलनांक प्रतिरोध, उच्च गलनांक होना चाहिए। देखो, अगर बिजली के बल्ब को हम जलाएंगे तो जलने के फलस्वरूप क्या होगा, गर्म होगा, और अगर गर्म होगा तो अगर गलनांक ज़्यादा नहीं होगा, देखो गर्म हुआ और गर्म हुआ तो गल जाएगा तुरंत, तो उसको ज़्यादा दिन तक टिकने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसको ज़्यादा दिन तक टिके रहने के लिए गलनांक जो है ना अत्यधिक रहना चाहिए। अगर गलनांक अधिक है तो वो अत्यधिक दिन तक टिकेगा। इसीलिए हम कैसा बल्ब, उस बल्ब में जो टंगस्टन का प्रयोग कैसा करते हैं, जिसका गलनांक क्या हो, टंगस्टन का गलनांक क्या हो, उच्च हो, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्यों। देखो, हीटिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ गर्म करे, जैसे हम लोग के घर में है हीटर, पानी गर्म करने वाला रॉड, ये सब क्या है, हीटिंग एलिमेंट है। तो हीटिंग एलिमेंट हम लोग नाइक्रोम के तार का ही उपयोग क्यों करते हैं, तो समझो ध्यान से कि हीटिंग एलिमेंट में नाइक्रोम के तार का उपयोग क्यों करते हैं। देखो, ये जो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है ना, इन दोनों के चलते, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, इसका विशिष्ट प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध भी उच्च है और लाल तत्व होने पर ऑक्साइड नहीं बनता है। समझो ध्यान से, जैसे टंगस्टन जो है ना, टंगस्टन का क्या खूबी है, टंगस्टन का खूबी है ना कि जैसे लाल होएगा ना और हवा के संपर्क में आवेगा ना, लाल होएगा और हवा के संपर्क में आवेगा ना, तो लाल होने के बाद देखो, लाल होगा, टंगस्टन की बात बोल रहे हैं हम लोग, अभी नाइक्रोम की बात नहीं कर रहे। देखो यहाँ नाइक्रोम है, अभी हम टंगस्टन के बारे में बात कर रहे हैं कि टंगस्टन जैसे लाल होएगा ना, और जैसे हवा के संपर्क में आवेगा, किस चीज़ के संपर्क में, हवा, तो पता है टूट जाएगा, ऑक्साइड हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन जो ये नाइक्रोम का तारा, अब हम लोग क्या चीज़ का बात करते हैं, नाइक्रोम। देखो यहाँ नाइक्रोम है, यहाँ देखो, यहाँ ये जो नाइक्रोम का तारा, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि नाइक्रोम का तार लाल भी हो जाएगा ना, लाल, तो लाल होने के बावजूद भी अगर ये जो वातावरण में जो हवा है ना, उससे संपर्क आने के बाद भी ऑक्साइड नहीं होता है। क्या नहीं होता, ऑक्साइड नहीं होता है, और ना ही ये टूटता है। जैसे हम लोग के घर में जो खाना बनाने वाला हीटर है ना, तो लाल होता है कि नहीं, तब ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, और तब उस पर हम लोग कोई पैन रख के, कढ़ाई वढ़ाई रख के उस पर सब्जी उब्जी बनाते हैं। समझो ध्यान से, यहाँ पर बात है, यहाँ क्या कह रहा है कि
दो तार के बारे में बता आपको, एक बता नाइक्रोम के तार, एगो टंगस्टन के तार। तो टंगस्टन के तार में एगो कमी क्या है, कमी ये है टंगस्टन के तार में, टंगस्टन के बारे में बोल रहा है टंगस्टन। चलो इसको मिटा दो पहले। हाँ देखो समझो, टंगस्टन के तार, टंगस्टन टंगस्टन टंगस्टन, आए वो है नाइक्रोम के, यहाँ पर क्या है नाइक्रोम नाइक्रोम। तो समझो ध्यान से, ये जो टंगस्टन का तार है इसमें क्या कमी है, इसमें कमी ये है ना कि अगर इसको हम वायु के संपर्क में अगर जलाएंगे ना तो गर्म होकर ऑक्साइड हो जाता है, ऑक्साइड होके ये टूट जाएगा। लेकिन अगर यही नाइक्रोम के जो तार है ना, नाइक्रोम के तार जिसको हीटर में हम लोग उपयोग करते हैं, जिस पर खाना बनता है, तो ये नाइक्रोम का जो तार है, तो ये नाइक्रोम के तार गर्म होगा, पूरा लाल हो जाएगा और हवा के संपर्क में भी रहेगा, लेकिन ऑक्साइड बना नहीं पाता है। लाल तत्व होने के बाद भी ऑक्साइड नहीं बना पाता है, यही खूबी है, या यही एगो फायदा, किस में फायदा है, तो टंगस्टन के नाइक्रोम के तार में। समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55। चलो समझते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 55 में। देखो क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। अभी हम तुरंत पढ़े थे, कहा कि ट्यूबलाइट को बहुत व्यक्ति पसंद करता है और इसको हर एक व्यक्ति अपना घर में लगाना चाहता है। इसका एक ही रीज़न है ना कि जो ऊर्जा होता है ना, विद्युत ऊर्जा, वह प्रकाश ऊर्जा में एकदम 60 से 70%, कितना 60 से 70% जो ऊर्जा है ना वो प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। अब समझो ध्यान से कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो देखो बाबू, नाम है यहाँ पर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, क्या नाम है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। समझो ध्यान से, समझो ध्यान से, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं समझो। अगर हम किसी भी उपकरण में, या ऐसे बोलो ना, या कोई ऐसा उपकरण जिसमें, कोई ऐसा उपकरण जिसमें हम लोग अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा कौन से ऊर्जा में हो जाए परिवर्तित, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। तो कोई ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। देखो यहाँ है इक्वेशन, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित क्या है। तो देखो आपको हम बताए थे कि विद्युत हीटर के बारे में पढ़ाए थे। तो विद्युत हीटर कि विद्युत हीटर क्या काम करता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत धारा इसमें अगर हम प्रवाहित करेंगे तो ये गर्म हो जाता है। एक और विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब को भी हम लोग जब जलाते हैं तो विद्युत बल्ब भी जलने के फलस्वरूप क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो विद्युत बल्ब भी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करेगा। एक और है ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट भी जलाने पर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो जब ट्यूबलाइट को हम लोग जला रहे हैं और जलाने से ये गर्म हो जा रहा है, तो ये भी किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, ट्यूबलाइट। तो ये ट्यूबलाइट भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही कार्य करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप एक दिन में 10 घंटे प्रयोग में आता है। तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा का उपयुक्त होता है। तो एक दिन में पता है 1 यूनिट का उपयोग करेगा। ये हम न्यूमेरिकल आपको वीडियो में बता दिए थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो में जस्ट यही न्यूमेरिकल हम आपको बता दिए थे, ये न्यूमेरिकल बता दिए थे। और आपको क्वेश्चन नंबर जो 58 है ये भी बता दिए थे, जिसका आंसर होगा ए। ऐसा नहीं था, इससे कुछ रिलेटेड था, वो हम बता दिए हैं। अगला समझो 59 नंबर, ये भी हम आपको बताएं पिछला वीडियो में, किलोवाट घंटा किसका इकाई है, किलोवाट घंटा किसका इकाई है। तो समझो ध्यान से, किलोवाट घंटा जो है ना ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है, किसका इकाई है, विद्युत ऊर्जा का इकाई है। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है
कि बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। देखो समझो, हम लोग जो बिजली यूज करते ना हैं तो उसका खपत किस चीज़ पर निर्भर करता है। समझो ध्यान से, किस पर निर्भर करता है। हम लोग के जो वोल्टेज है ना उस पर खपत का मतलब अधिक करता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल क्या चीज़ पर, ऑप्शन नंबर 1, केवल और केवल वोल्टेज पर, वोल्टेज नहीं वाटेज पर। देखो वोल्टेज से क्या मतलब है, यहाँ पर हम गलत बात बता दिए। हम यहाँ पर बता दिए वोल्टेज। देखो एक बात समझो ध्यान से, आखिर बिजली के खपत वोल्टेज पर कैसे निर्भर करेगा। वोल्टेज पर निर्भर कैसे करेगा। वोल्टेज तो हमको 220 वोल्ट आ ही रहा। अगर 220 वोल्ट हो चाहे 230 वोल्ट हो तो हमको हमको अगर 220 वोल्ट ना आकर 220 वोल्ट नहीं आकर 230 वोल्ट अगर विद्युत बिजली आ जाए, मतलब विद्युत धारा आ जाए, तो हमको क्या बिजली का खपत ज़्यादा होने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसका एक रीज़न है वाटेज पर। कैसे पर, वाटेज पर। जैसे अब कितना वाट का आप कौन कौन सा सामान चला रहे हैं, कौन कौन सा बिजली उपकरण चला रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा। बिजली का खपत किस पर निर्भर करेगा, तो वाटेज पर। कितना वाट का आप कौन कौन सामान चला रहे हैं, विद्युत उपकरण चला रहे हैं, उस पर निर्भर करता है, ना कि मेरा वोल्टेज पर निर्भर करेगा। वोल्टेज टाइप भी करता है 220 वोल्ट AC करंट है। अब समझो क्वेश्चन नंबर 61। तो ये सब तो न्यूमेरिकल वाला बात है, इसको न्यूमेरिकल को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ऐसे हम बता देते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक चलाया जाए तो कितना मतलब यूनिट बिजली उठेगा। तो इसका सही सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक यूनिट का। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि त्वरित चालित का आविष्कार किसने किया था। पता है ये त्वरित चालक वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हम लोग पढ़े हैं। शायद लगता है कि लगभग क्लास 8 के जो साइंस है, क्लास 8 के जो साइंस हम लोग पढ़े हैं, विज्ञान, उसमें ये पढ़ना है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया, ये पढ़ना है। तो इसका सही आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बात हम पढ़ाए हैं क्लास 8 में बच्चों को। ये हम लाइकन के क्लास 8 में पढ़ा है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालित का आविष्कार किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक बनाए जाते हैं, तो त्वरित चालक किससे बनाए जाते हैं, तो याद रखना त्वरित चालक जो है ना किसके बनाया जाता है, तो ये तांबा के बनाया जाता है। तांबा के जो भी चीज़ होगा ना उससे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, त्वरित चालक बनाया जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 64 मिलाने वाला है। इसका आंसर बता देना है, इसको देख के आपने समझ लेना है, कहा कि बताया हुआ चीज़ है। 64 का आपका आंसर क्या होगा, नीचे दिए गए ए तथा कारण आर दिए गए हैं। यार इसको स्किप करो, स्किप करके आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 65 चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि विद्युत का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाला तार नहीं चमकता है। इसका क्या रीज़न है। तो देखो समझो ध्यान से, अगर हम विद्युत बल्ब में अगर धारा दे रहे हैं तो वो चमकने लगता है, लेकिन जिस चीज़ से ले जा रहे हैं, जैसे तार से हम ले जा रहे हैं तो तार क्यों नहीं चमकता है, तार क्यों नहीं चमकता है। तो समझो ध्यान से, इसका एक एक रीज़न बताते हैं आपको हम, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो देखो तंतु का जो प्रतिरोध है ना, वो जो तार के प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे देखो, जैसे ये बल्ब है और इस बल्ब में जो तंतु यानी कि फिलामेंट लगा हुआ है ना, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, लेकिन तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। इसीलिए ये चमकता है। जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है वो चमकता है, लेकिन जिसका प्रतिरोध कम होता है वो चमकता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तंतु का प्रतिरोध तार की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। तंतु का प्रतिरोध तार की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए तंतु चमकता है, लेकिन जो तार है वो चमकता नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा कि निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। मंद माने कम, मंद मतलब कम, कम चालक करने वाला नहीं है। देखो सिलिकॉन है ना, मंद चालक नहीं है। बाकी आपको ये और ये मंद चालक है। क्या है, मंद चालक है। चलो क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में, किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है। तो देखो
जो शुष्क सेल होता है ना, जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं, तो उसमें ना किसका प्रयोग मतलब विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। ये लगभग लगता है कि अभी क्वेश्चन नंबर 67 से लगभग 15-20 क्वेश्चन अगर पीछे जो हम पढ़ाए थे ना, उसमें हम बताए थे। चलो देखते हैं कि जो शुष्क सेल में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। देखो 2 चीज़ बताए थे। एक चीज़ हम बताए थे शुष्क सेल, देखो जो यहाँ पर लिखा हुआ है शुष्क सेल, और एक वो बताए थे आपको जो नॉर्मल जो कार में बैटरी लगा हुआ था ना, है कार में जो बैटरी लगा था उसके बारे में भी। तो देखो समझो, जो शुष्क सेल है ना, इसमें होता है अमोनिया क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। लेकिन जो ये वाला देखो यहाँ पर है कार वाला बैटरी, ये जो कार वाला बैटरी है इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या होता है? जो कार वाला बैटरी होता है इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 67 है इसका सही आंसर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ये बताया ना शुष्क सेल, देखो यहाँ शुष्क सेल, शुष्क सेल में क्या होता है? तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि शुष्क सेल में, किस में? शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। क्या चीज़ का प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। किस में? शुष्क सेल यानी कि बैटरी में। अब चलो क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 68। देखो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाले प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? देखो जो ट्यूबलाइट होता है ना उस पर कितना केल्विन मतलब अंकित होता है। देखो जो ट्यूबलाइट होता है ना, अगर उसके कवर जो होता है, ट्यूबलाइट का जो कवर होता है, तो अगर उस पर देखिएगा ना आप लोग, लिखा रहेगा 6500 केल्विन। कितना लिखा रहेगा? तापमान 6500 केल्विन। ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? देखो मानव शरीर जो है ना शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि देखो बताता है आपको क्या है। इसका विद्युत कोटि कितना होता है? 10⁻6 ओम होता है। कितना होता है? 10⁻6 ओम होता है। कितना? किसका? मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁻6 ओम। ये याद करने वाला बात है कि 10⁻6 ओम कितना मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम कितना होता है? 10⁻6 ओम। 10⁻6 ओम। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? देखो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो समझो ध्यान से, विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम लोग ना ही लोहा से कर सकते हैं, ना ही एल्युमिनियम से, और ना ही तांबा से। एक ही चीज़ है, वो है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में यूरेनियम। यूरेनियम एक ऐसा धातु है जिससे हम लोग विद्युत धारा का उपयोग उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। किस चीज़ से? यूरेनियम से। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक ऐसा धातु है जिससे हम लोग विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो चलो भाई यहाँ पर जो हम लोग ये यूरेनियम देख रहे हैं, थोड़ा सा यूरेनियम के बारे में और कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। तो समझो ध्यान से, ये जो यूरेनियम है इसको हम लोग यू से सूचित करते हैं। यूरेनियम किससे सूचित करते हैं? यू से। और इसका परमाणु संख्या, परमाणु किसका? यूरेनियम का। यहाँ पर लिख देते हैं यूरेनियम। हाँ, यूरेनियम को सूचित किससे करते हैं? यू से। और यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो ये यूरेनियम है, इसका परमाणु संख्या आपको होता है 92। कितना होता है? 92। अब समझो ध्यान से, यूरेनियम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, हम आपको बताते हैं। ये जो यूरेनियम है ना, ये कैसा धातु है? तो ये बाबू रेडियो धर्मी धातु है, यानी कि इसको होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ है। मतलब ना ये जो यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसमें से क्या निकला था? विकिरण, रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन निकलता है। किससे?
ये जो रेडियम है, ये जो यूरेनियम है, इससे क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है। अब समझो ध्यान से, हम लोग समझ गए कि क्या समझे हम लोग कि यूरेनियम को हम लोग किस से करते हैं, यू से। यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 92, यहाँ तक को लिखा हुआ है 92। अब समझो ध्यान से, ये जो यूरेनियम है ना, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। देखो, पहली बात तो बिजली उत्पादन में करते हैं, यानी कि परमाणु ऊर्जा गृह में करते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग परमाणु हथियार में, किस में करते हैं, परमाणु हथियार, परमाणु हथियार, परमाणु हथियार में। ये परमाणु हथियार में किसका उपयोग करते हैं, इसी यूरेनियम का उपयोग हम लोग करते हैं। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो, अब चलो समझते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि माइका क्या है, माइका क्या है। समझो ध्यान से, माइका क्या है। देखो, यह माइका है ना, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। क्या है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। माइका क्या है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। इसको याद कर लेना है, माइका क्या है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। अब क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि जलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, कितना होता है। आखिर यही पूछ रहा है कि जब बल्ब हम लोग जलाते ना हैं, बल्ब को क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जब बल्ब जलता है तो जलते हुए बल्ब का ताप कितना होता है, सामान्यतः कितना होता है। यही आपको 4 गो ऑप्शन है, और इस 4 गो ऑप्शन में से आपको बताना है कि आखिर जो जलता हुआ बल्ब है ना, ये तंतु का ताप है सामान्यतः कितना होता है। तो समझिए ध्यान से, जब हम लोग बल्ब को जलाते हैं तो उसका तापमान लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। मतलब इसका ऑप्शन सही क्या होगा, सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। समझो ध्यान से 73 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है। एम्पियर, जो हम लोग वीडियो आपको पढ़ाए थे विद्युत धारा, तो उसमें बताए थे कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो समझो यार ध्यान से, क्वेश्चन में तो बताए थे, तो वैसे तो आपको याद होगा ही। तो इसका सही आंसर होगा बी, विद्युत धारा। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, विद्युत धारा। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, विद्युत धारा को मापने की इकाई है। क्या चीज़ इकाई है, एम्पियर। चलो क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा, एक कृत्रिम उपग्रह में, किसमें, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो देखो, जो आर्टिफिशियल ग्रह उपग्रह होता है तो उसमें विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। आर्टिफिशियल जो उपग्रह है उसमें क्या विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है। तो यार देखो, उसमें ना ही ये होता है, ना ही ये होता है, और ना ही ये होता है। उसमें होता है सौर सेल। क्या होता है, सौर सेल। और इसी सौर सेल के चलते उसमें विद्युत ऊर्जा आता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। याद हो गया, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है आपका, तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सौर सेल। चलो क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम बताइए। तो देखो, कोई ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, कौन सा उपकरण है। तो देखिए, आप लोग मोटर तो देखे ही होंगे। जब हम मोटर में क्या करते हैं, देखो, जब मोटर में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, मोटर में क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो वह मोटर घूमने लगता है। मतलब क्या हुआ, उसमें चेंजिंग क्या हुआ, हम लोग दिए विद्युत धारा और वो विद्युत धारा को किसने बदल दिया, यांत्रिक ऊर्जा में। मतलब इससे निष्कर्ष निकल गया कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत मोटर बदल देता है। चलो अब क्वेश्चन अगला पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, किसमें, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नतः होता है। मतलब रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है, ये आपको पूछ रहा है। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रक्रिया, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक प्रक्रिया है।
इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रक्रिया है, इसका सही आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रक्रिया है ना जिसमें ना रासायनिक ऊर्जा जो है ना, देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है रासायनिक ऊर्जा, वो क्या में हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस में। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाता है, तो परिवर्तित हो जाता है। चलो क्वेश्चन में चलते 77 पर। देखो 77, क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? निम्न में से किसकी बनी होती है? एकीकृत परिपथ में जो अर्धचालक चिप होता है ना, वो क्या चीज़ का बना हुआ होता है, यही आपको क्वेश्चन कह रहा था। समझो ध्यान से। जो कैल्शियम है इससे ना बनेगा ना कार्बन से बनेगा, बनेगा क्या चीज़ से? सिलिकॉन से। क्या चीज़ से बनेगा? सिलिकॉन से। क्या कि ये विद्युत धारा कम खाता है, इसीलिए क्या चीज़ का बनाया जाता है? सिलिकॉन के। चलो क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? मतलब प्रतिवर्ती धारा मतलब एसी करंट। प्रतिवर्ती धारा मतलब एसी करंट। कौन सा करंट? एसी। अभी इस एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने के लिए, एसी करंट को क्या चेंज करने के लिए? डीसी करंट में। इस एसी करंट को डीसी में चेंज करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? इक्वेशन हम पीछे ही बताए थे, शायद 10वां 15वां क्वेश्चन के बीच में बताए थे कि प्रतिवर्ती धारा को दृढ़ धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का क्या नाम है। अरे मैंने जो एसी करंट को डीसी में बदल दो उसको क्या कहते हैं? तो देखो उसी कहते हैं रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर। कहीं कहीं क्या लिखा हुआ रहता है? रेक्टिफायर लिखा हुआ रहता है कहीं, तो कहीं लिखा रहता है ब्रिज रेक्टिफायर। क्या लिखा रहता है? कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है रेक्टिफायर या कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है ब्रिज रेक्टिफायर। समझो ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर किस चीज़ के लिए प्रयुक्त होता है? तो देखो किस चीज़ के लिए, ऑप्शन लोग पढ़ते हैं। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, कि डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए, या एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। देखो ऑप्शन नंबर डी ही सबसे सही एग्जैक्ट लग रहा है। ये जो ट्रांसफार्मर है क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर देता है या लो को हाई कर देता है। कौन? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का सही आंसर का क्या हो जाएगा? 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एसी वोल्टेज को क्या करने के लिए? चाहे हाई चाहे लो करने के लिए, यही उपचयन चाहे अपचयन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। प्रतिदीप्त नली मतलब समझ में आता है, जो ट्यूबलाइट होता है ना उसमें क्या चीज़ का प्रयोग होता है? तो देखो प्रतिदीप्त नली में हम लोग पारा वाष्प तथा आर्गन, पारा वाष्प या आर्गन, ये तीनों में से कुछ किसी एक का यूज करते हैं। चाहे आर्गन का यूज कर लो, चाहे पारा का यूज कर लो, चाहे वाष्प का यूज कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। किस में? जो सबसे लंबा वाला पिन होता है। देखो बिजली का पिन ऐसा रहता है, 3 पिन वाला। ये, और यहाँ पर वो सबसे लंबा वाला ऐसा रहता है, और बाकी यहाँ पर 2 छोटे छोटे रहता है। देखो ये 3 पिन वाला क्या हो गया? सॉकेट हो गया। तो कह रहा है ना कि जो सबसे लंबा वाला है ना, ये किस चीज़ के लिए रहता है? देखो ये जो फिगर में बना है, कह रहा है कि जो सबसे लंबा वाला पिन है ये किस काम के लिए रहता है, इसका आखिर क्या उपयोग है? जो ये बिजली का पिन हम बनाए इसका आखिर उपयोग क्या है इसमें लंबा वाला का? समझो ध्यान से। ये जो लंबा वाला पिन है ना, इसका उपयोग है ना आधार सिरा से, कुछ से आधार सिरा से। क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। उनमें से एक बल्ब दूसरा से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? जब एक बल्ब है दूसरा से ज़्यादा प्रकाश दे रहा है, तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा, यही आपसे पूछ रहा है। समझो ध्यान से, ऑप्शन लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है। देखो निर्भर करता है, प्रकाश की दीप्ति जो है, जैसे प्रकाश ज़्यादा या कम रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है, लेकिन ये कहते हैं कि निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहली बात, ये तो आपका ऑप्शन में चला गया। ऑप्शन नंबर 1 कभी जीवन में होने वाला
नहीं है। अब समझो अगला ऑप्शन नंबर बी, दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान होगा। एक बात बताओ, अगर रेजिस्टेंस समान होगा तो एक वो बल्ब ज़्यादा एक बल्ब कम चलेगा? नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। तो एक बात याद कर लो, कन्फर्म कर लो कि ऑप्शन नंबर बी भी आपका होने वाला नहीं है। अब समझो अगला क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा। जो अधिक प्रकाश दे रहा है ना, अधिक प्रकाश, तो उसमें रेजिस्टेंस अधिक होगा। यही ऑप्शन सबसे एग्जैक्ट है। यही ऑप्शन क्या है, सबसे एग्जैक्ट है कि जो प्रकाश अधिक दे रहा है ना उसमें रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अधिक ही होगा। तो चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। ये पढ़े थे हम लोग, ये टॉपिक हम लोग वीडियो में पढ़े थे। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। ये तो बिना बताए आप लोग जान जाइएगा। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल 1 किलोवाट घंटा। इसको रट लेना या समझ लेना है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, जूल होता है। तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ये रट जाना है बात है कि 3.6 गुना 10 के पावर 6, 3.6 गुना 10 के पावर 6 होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 84 में चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 84 में कि प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदला जाता है। मतलब प्रतिवर्ती धारा मतलब एसी करंट, एसी करंट को एसी टू डीसी, मतलब प्रतिवर्ती धारा को डायरेक्ट करंट डीसी में कैसे चेंज किया जाता है, कौन से उपकरण का उपयोग करके। तो देखो दृष्टकारी का उपयोग करके, किस चीज़ का उपयोग करके, दृष्टकारी। जो दृष्टकारी है, इस दृष्टकारी का उपयोग करके हम लोग एसी करंट को डीसी करंट में उपयोग में लाते हैं। और अगर बोले अगर डीसी से एसी में किसको करते हैं, तो देखो उसको करते हैं इन्वर्टर के द्वारा। चलो क्वेश्चन में चलते हैं 85 में। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, किससे स्वतंत्र होता है। तो देखो चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, तो ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे निर्भर करता है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो देखो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है तापमान, दाब, तरंगदैर्घ्य, अनुप्रस्थ प्रतिशत क्षेत्र। इसका आंसर होगा दाब। दाब पर स्वतंत्र होता है। दाब पर क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 समझो ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं। मतलब प्रतिरोध जो है ना कम होकर शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं। जिस भी पदार्थ का प्रतिरोध अगर घट कर अगर शून्य हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, अति चालक कहेंगे। क्या कहेंगे, अति चालक। अति चालक, अति चालक ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है, मतलब वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, शून्य हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, क्या समझते हैं ध्यान से। कह रहा है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखो इक्वेशन बता दिए थे हम, और ऐसे वीडियो में भी हम बताए थे कि किसी प्रतिरोधक तार को ना हम लोग लंबा करेंगे ना तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखो इक्वेशन क्लास 10th में पूछता है, क्लास 10th में पूछता है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा, बढ़ेगा, कि इसी रहेगा, कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा काम। तो समझो ध्यान से, उसका प्रतिरोध पता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर तार को हम खींच के लंबा कर रहे हैं, अगर तार को हम लोग क्या कर रहे हैं, लंबा, देखो यहाँ अगर तार को खींचे क्या कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ता है। उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि विद्युत मरकरी लैंप में क्या होता था। विद्युत जो मरकरी है, मरकरी वाला लैंप है, उसमें क्या होता है, मरकरी वाला लैंप में क्या होता है मौजूद। तो मरकरी वाला लैंप जो है ना उसमें कम दाब पर पारा मौजूद होता है। मरकरी में क्या होता है, कम दाब पर क्या होता है, पारा। इसको याद कर लेना बात को कि विद्युत मरकरी में क्या होता है, तो विद्युत मरकरी में कम दाब पर पारा होता है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 89 हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रहा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है
कि बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए क्या कौन सा मतलब चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं? तो देखो, बिजली के जो पंखा है ना उसको बदलने के लिए हम लोग पता क्या चीज़ का उपयोग करते हैं? ये रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। तो ये रेगुलेटर नहीं, घर में जो हम लोग का विद्युत बोर्ड है, इस बोर्ड में रेगुलेटर लगा हुआ रहता है। इसको कम बेसी करने से जो बिजली का पंखा है ना उसका गति क्या हो जाता है, बदल जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 89 के बाद देखते हैं 90। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है 90 में कि एमसीबी जो है ना, जो लघु पतन शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? समझो, सबसे पहले समझते हैं एमसीबी क्या है। देखो, एमसीबी एक ऐसा यंत्र है ना जो हमारे घर में अगर बिजली ज़्यादा आएगा या शॉर्ट सर्किट हुआ या किसी को करंट लगा तो उस समय जो एमसीबी है ना ट्रिप कर जाता है। एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? तो एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मतलब अगर घर में अगर कोई तार जल गया, किसी भी शॉर्ट सर्किट से चलते तार जल रहा है, तो उस समय एमसीबी अपने आप पूरा घर के लोड को क्या कर देता है? बंद कर देता है। यही एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो यही कह रहा है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए बताते हैं आपको हम कि जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है ना, ये आपको किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, ये धारा के तापमान के प्रभाव, जैसे ही अगर लघु पतन होगा ना या शॉर्ट सर्किट होगा ना, तो लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय जो आपका पूरा कनेक्शन है तार का, उसमें क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ जाएगा। और तापमान बढ़ेगा तो जो आपका आती है ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वो गिर जाएगा, पूरा सप्लाई को ही बंद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता, ये हम वीडियो में बताए थे। विद्युत चालकता की एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत चालकता तो एसआई मात्रक का महो क्या है? महो। चलो क्वेश्चन नंबर 92 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता तब क्या होता है? जब साबुन के बुलबुले को हम लोग क्या कर देते हैं? आवेशित कर देते हैं, तो क्या परिणाम होता है? तो जब साबुन के बुलबुला को आवेशित करते हैं तो साबुन का बुलबुला क्या होता है? तो फैल जाता है। क्या हो जाता है? तो साबुन के बुलबुला का जब हम लोग क्या करते हैं? आवेशित करते हैं, तो साबुन के बुलबुला का आवेशित करने से साबुन का बुलबुला क्या होता है? फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि डायनेमो के एक मशीन है। डायनेमो क्या? एक मशीन है जिसका क्या काम है? डायनेमो का क्या काम है? डायनेमो का क्या काम है? देखो, डायनेमो का काम है ना कि यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। जैसे पवन ऊर्जा से जो हम लोग को विद्युत ऊर्जा मिलता है तो उसमें भी डायनेमो लगा हुआ था। जो पवन चक्की होता है उसमें क्या रहता है? क्या लगा रहता है? तो यही डायनेमो लगा हुआ था। या कहीं कहीं जो डैम होता है और डैम से बिजली का उत्पादन होता है, तो उस डैम में भी क्या लगा रहता है? यही डायनेमो लगा हुआ रहता है। देखो ये जो डायनेमो, यही डायनेमो लगा हुआ रहता है। तो डायनेमो एक मशीन, इसका क्या काम है? तो यांत्रिकी ऊर्जा को क्या करने के लिए? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। क्या किसका काम है? ये डायनेमो का काम है। चलो क्वेश्चन नंबर 94 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि स्थिर वैद्युत आवेशन, स्थिर वैद्युत आवेशन का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? स्थिर वैद्युत आवेशन का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो जो स्थिर वैद्युत आवेशन है वह न वायु प्रदूषण को, किसको? वायु प्रदूषण को क्या करने के लिए? नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर समझते हैं लास्ट, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किसके काम करता है? ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो देखो, ट्रांसफार्मर है ना वो डीसी से काम नहीं करता, सिग्नल से काम नहीं करेगा, एसी डीसी दोनों से काम नहीं करेगा। केवल और केवल क्या चीज़ से? तो प्रत्यावर्ती धारा। मतलब जो ट्रांसफार्मर है आपका वह केवल और केवल एसी करंट पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? एसी करंट पर। तो आज के वीडियो में इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी का क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में।